पहली बार सीज फायर टूटने के बाद जिस तरीके का माहौल बना, लग नहीं रहा था कि बातचीत जल्दी शुरू होगी, क्योंकि किसी भी तरह से बातचीत की पहल नहीं हो रही थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। हालांकि हम चाहें तो हमला कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर, परमाणु हथियार नहीं रखने पर ईरान सहमत हो गया है। लेकिन हर बार की तरह ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ईरान उल्टे कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हमला करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी तरफ इजरायल ने अमेरिका की बातों में सहमति जताई है। ये एक अच्छी बात है। हालांकि आतंकी गतिविधियों को लेकर उसने चिंता ज़रूर जताई है। अब सवाल उठता है कि दूसरे दौर की जो बातचीत की बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, वो कितना संभव है। अगर संभव है तो क्या पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उससे कितना अलग ये होना चाहिए। 14 पॉइंट एजेंडा पर जो सहमति बनी थी, इस बार क्या उसी पे आगे बढ़ने की बात है या फिर उसमें कुछ ऐसी बात जोड़ी जाए ताकि बातचीत ज़्यादा ठोस हो और फिर दोबारा से युद्ध पे ना उतरना पड़े। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक नज़र डाल लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा क्या है, फिर हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका दावा है कि बहुत जल्द दूसरे दौर की बातचीत होनी है और इस बात को उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत शायद सफल होता हुआ दिखे। लेकिन इस पे हमेशा संशय बरकरार रहता है और इस बार भी है। वाकई ये संशय कितना मजबूत है या फिर वाकई इस बार उम्मीदें ज़्यादा मजबूत दिख रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभुदयाल साहब हैं। हमारे साथ न्यूज़ मोबाइल के फाउंडर और चीफ व्हाइट हाउस संवाददाता सौरभ शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं अमेरिका से। सामरिक मामलों के जानकार कमर आगा साहब हैं और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान JNU से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा शुरुआत में चीफ व्हाइट हाउस संवाददाता और न्यूज़ मोबाइल के फाउंडर सौरभ शुक्ला साहब के साथ करना। सौरभ शुक्ला साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही आगे चल कर के हमला करते हैं और फिर आगे चल कर वही कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, जबकि ईरान की तरफ से कोई बातचीत की बात हो ही नहीं रही है। देखिए, ये जो है उनको समझ पाना, मुझे लगता नहीं कि बहुत लोगों को वहाँ मुश्किल होती है। और व्हाइट हाउस में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनको समझ पाना राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत ही मुश्किल है। पर मैं एक चीज में बताऊं आपको, एक चीज जो मेरे सूत्र बिल्कुल बता रहे हैं कि इस वक्त जो राष्ट्रपति ट्रंप भी जो है वो चाहते हैं कि किसी तरह शांति हो। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो जो यूरेनियम का मसला है। यूरेनियम जो है उसको जो कट्टरपंथी जो IRGC के कमांडर्स हैं वो नहीं चाहते कि वो ईरान दे, क्योंकि उनको लगता है इससे ईरान का जो पलड़ा है वो भारी है। और वो जो एक है वो जिसे एक स्टिकिंग पॉइंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो बना हुआ है। जब तक वो यूरेनियम का जो मसला है वो सॉल्व नहीं होगा, वो आपको ये जो आगे पीछे हम जा रहे हैं वो करते रहेंगे। और जहां तक मैं एक चीज और बताऊं, एक फ्रस्ट्रेशन बन रही है राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो सबसे बड़े सलाहकार हैं उनके दिमाग में कि ईरान के जो IRGC के कमांडर्स हैं वो बार बार इस पर हार्डलाइन जो पोज है उस पर जाते रहते हैं, अपनी बातों से पलटते रहते हैं। तो इससे जो शांति की जो राह है वो, अगर आप मुझसे समझे तो काफी वो उसमें दिक्कतें आने की संभावना है। और मुझे लगता है विश्व को आगे भी ये जो है कुछ दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। शांति सारा विश्व चाहता है, पर सबसे बड़ी जो ये बात है, जो ये यूरेनियम का मामला है, उस पर अभी भी बात अटकी हुई है। लक्ष्मण, यूरेनियम पे बात अटकी हुई है। यूरेनियम को लेकर के कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ईरान नहीं चाहेगा कि यूरेनियम को जल्दी नष्ट किया जाए, या फिर शायद ईरान ये भी नहीं चाहे कि ऐसे लोगों के हवाले किया जाए जो अमेरिका के सरपरस्त हो। कमर आगा साहब जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, मैं आपसे पूछूं, यूरेनियम को लेके ईरान के पास विकल्प क्या है?
ऐसा विकल्प जिस पर कुछ हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी सहमत कराया जा सके? देखिए, कई एक विकल्प हैं। ये पहले भी इस पे बात हुई थी, अभी भी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ओबामा के समय में भी। उनका कहना ये है कि इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे। एक तो ये है प्रपोज़ल कि 3.5 यानी 5% से नीचे ले आएंगे, और दूसरा प्रपोज़ल ये भी है, बहुत से लोगों ने ये भी प्रपोज़ किया था कि जो अमेरिका चाहता है कि इनरिचमेंट बंद हो, तो उसके लिए ये एक बहुत से देशों ने, ईरान में भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि वो कुछ समय के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 60% इनरिच यूरेनियम है, जिसको वो डाइल्यूट करके अब उनका जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसे कि पावर जनरेशन या आइसोटोप्स का बनाना या हेल्थ रिलेटेड जो उनके पास है, जिसकी उनको काफ़ी ज़रूरत है, उसके इस्तेमाल के लिए वो रखेंगे। लेकिन वो एक चीज़ पे राज़ी नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन ने एक चीज़ उनको दी है, वो क्योंकि वो सिग्नेटरी हैं NPT के, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, तो ये कहते हैं कि इनरिचमेंट तो हम करेंगे, उसको हम बंद नहीं करेंगे। 0% नहीं होगा इनरिचमेंट किसी भी शर्त में। हमारा ये राइट है, सॉवरेन राइट उसको वो कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम उसको रिड्यूस करके, जैसे पहले ओबामा के पीरियड में हुआ था, और वो इस पे भी राज़ी हैं कि UN इंस्पेक्शन अल्टीमेटली वहाँ पे होंगे, जिस तरीके से IAEA के जिस तरह पहले हो रहे थे। कैमरे वहाँ पे अभी भी हैं मौजूद, जो कि आजकल बंद हैं। तो इस तरह से अगर बातचीत हो तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका मसला जिसको ढूंढा जा सकता है, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल चीज़ें। देखिए, ईरान में भी काफ़ी बर्बादी हुई। ईरान भी नहीं चाहेगा कि बहुत समय तक युद्ध चले, वो भी चाहेंगे कि बंद हो। और इस वक्त यूरेनियम से ज़्यादा बड़ा मसला जो अमेरिका के सामने है वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद होना। गल्फ, क्योंकि 20% ऑयल जो इधर से जा रहा था वो बंद हो गया है, काफ़ी उसमें कमी आ गई है। फिर उसके अलावा ये भी जो है बाब अल मंदब जो दूसरी तरफ यूरोप की तरफ जो जा रहा था, रेड सी से मेडिटेरेनियम को वाया स्विस कैनाल, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सऊदी अरबिया का तो तेल ही नहीं पहुंच पा रहा, यही नहीं बल्कि सऊदी अरबिया के तो ऑयल इंस्टॉलेशंस पे भी काफ़ी क्षति पहुंची है। उनको बहुत समय लगेगा दोबारा से, मैं समझता हूँ 10 और 12 मिलियन बैरल पर डे जो बनाते थे उसके लिए। फिर उनके यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम है। कतर में गैस को लेके बड़ी प्रॉब्लम है, उनके यहाँ भी गैस की जो इंस्टॉलेशन। कमर आगा साहब, इस पर हम लोग आगे चल कर चर्चा करेंगे कि जो समस्याएं पैदा हुई हैं उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन यूरेनियम वाला जो इशू जो आपने उठाया और जो सौरभ शुक्ला जी ने कहा भी, तो इसमें जो बीच का रास्ता जो आपने सजेस्ट किया कमर आगा साहब, एम्बेसडर दयाल, ये कितना मुमकिन है कि इस पे व्हाइट हाउस मान जाए या ट्रंप मान जाए? लक्ष्मण जी, पहले तो अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का पैनल जो आपने चुना है वो मेरे लिए बहुत ही खास है। देखिए, सौरभ शुक्ला साहब के साथ तो मेरी बहुत पुरानी और घनिष्ठ दोस्ती है। कमर आगा साहब मेरे स्कूल के सीनियर हैं, और प्रोफेसर स्वरण सिंह और नरेश कौशिक जी हमारे साथ कितने डिस्कशंस में साथ रह चुके हैं। तो आपने मुझे इसमें शामिल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात हो रही है कि यूरेनियम इनरिचमेंट की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। देखिए, एक अमेरिकन मीडिया में खबर बहुत तेजी से बढ़ी है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वहां के आर्म फोर्सेस से ये सलाह मांगी है कि भाई हमको बताओ, कुछ सलाह दो कि हम ईरान को किस तरह से निगोशिएशन टेबल पे लाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप कभी कहते हैं कि हम ऐसा जोर का हमला करने जा रहे हैं कि ईरान पूरा खत्म हो जाए, फिर वो पलट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम बात करने जा रहे हैं। तो ये बात कितनी बार ऐसा हो चुका है कि कभी कुछ कहा जाता है, उसके विपरीत कभी और कहा जाता है। तो देखिए, इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि ट्रंप साहब फंस गए इस तरह, और वो बाहर निकलना चाहते हैं।
लेकिन निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि लगे कि वो अपना जो चाहते थे दबदबा बनाना ईरान पे, वो नहीं कर पाए। ट्रम्प साहब की ईगो बहुत बड़ी है और वो कभी नहीं झेल सकते कि लोगों को लगे कि वो जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। वो उनके लिए ईगो प्रॉब्लम है। अब देखिए, ईरान भी समझ गया है कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर बनाए रख सकता है। सबसे बड़ी जो उसके पास एक उसको आर्मरी कह सकते हैं, उसके पास टेक्निक टैक्टिक, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, ये लड़ाई के पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला कुछ था ही नहीं, फ्री ट्रैफिक चलता था वहां। लेकिन इस लड़ाई में ईरान ने ये देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने से उसका पल्ला भारी हो गया। और क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतनी आसानी से खोलेगा? ईरान ने कहा है कि बातचीत हो रही है ओमान के साथ और कुछ अच्छे नतीजे निकल रहे हैं, लेकिन जहां तक मीडिया में खबरें आ रही हैं, ईरान वहां पर टोल लगाएगा, ईरान कीमत वसूलेगा। क्योंकि देखिए, ईरान को इतना नुकसान झेलना पड़ा है, वो कहां से उसको फिर से रिपेयर करेगा? ट्रम्प साहब ने कहा था $70 बिलियन विल बी अरेंज, 7 बिलियन भी नहीं हुए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ईरान जो है लड़ाई बंद करता है, तो किन शर्तों पर वो चाहता है कि उसकी शर्तें मंजूर हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इसका कंट्रोल बना रहे। और जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, अब तो अमेरिका भूल जाए कि ईरान कभी मानेगा कि IAEA इंस्पेक्शन होंगे। ईरान ने बहुत मार झेली और वो सोचता है अब और आगे क्या कर सकते हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि ट्रम्प साहब ने खुद कह दिया है कि ईरान के ये जो एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, ये बहुत गहरे जमीन के अंदर गड़े हुए हैं और उनको हटाने के लिए अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि आपको ग्राउंड फोर्सेस भेजने पड़ेंगे। क्या अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस भेजने को तैयार है? बिल्कुल नहीं तैयार। तो इन सब वजहों से अब ये लड़ाई किस तरह से खत्म होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान का पल्ला थोड़ा भारी। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं और जो सौरभ शुक्ला जी कह रहे थे कि ट्रंप अब बेचैन है कि जितना जल्दी हो अब वॉर को ख़त्म किया जाए, शांति बहाल की जाए, इस बात का एहसास ईरान को भी हो चुका है। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है कि एनरिच यूरेनियम का क्या किया जाएगा, और जिस स्थिति में वो रखा गया है वहाँ पे बगैर ग्राउंड फोर्स उतारे आप उसको हटा सकते नहीं हैं। ये संभव तो होगा नहीं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, फिर रास्ता क्या है? आप म्यूट पे हैं सर। इसका कोई भी आसान रास्ता नहीं। ये मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए, कि ईरान मान जाता है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर कर देगा, और मान लीजिए उन्होंने 300 किलोग्राम दे भी दिया। क्योंकि ये मुद्दा विश्वास का है, विश्वास नहीं है आपस में, तो उसके बाद भी अमेरिका को लगेगा कि शायद और कहीं छुपा रखा है ईरान ने, तो उसका कोई भी आसान तरीका है नहीं। दूसरी बात, ईरान इशारा कर चुका है कि कुछ समय सीमा के लिए, जैसे पहले भी वो माना था 2015 में, वो यूरेनियम एनरिचमेंट रोक सकता है। पर वो कहता है कि एनपीटी जो संधि है निशस्त्रीकरण की, जिसको उसने हस्ताक्षर किए, रेटिफाई किया है, वो उसको अधिकार देती है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है, और वो अधिकार की बात करता है, वो स्टॉक पाइल्स की बात नहीं करता। वो कहता है हमारा अधिकार है, वो सैद्धांतिक तौर पर अपना अधिकार हम देंगे नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुद्दा है विश्वास का, और विश्वास नहीं है आपस में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके चलते इसका कोई भी आसान तरीका नहीं है। और दूसरी, इसमें एक और बात जोड़ के देखें, यदि ईरान खुद सेंट्रीफ्यूजेस बनाने में काबिल है, आज सक्षम है, तो वो फिर से दोबारा से शुरू कर सकता है अपना एनरिचमेंट जब चाहे तब। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई भी आसान तरीके से इसका सुलझाया नहीं जा सकता। इसको ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो अपने घर जाएंगे, और ये ईरान का मुद्दा जैसे पहले बना हुआ था वैसे फिर से बना ही रहेगा। क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा एक नया उसमें आ गया है, अब वो और भी जटिल है।
वो और जटिल इसलिए है कि ना तो अमेरिका ने और ना ही ईरान ने अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो कन्वेंशन है उसको साइन तो करा था, दोनों ने रेटिफाई नहीं किया है। और ओमान ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, साइन किया हुआ है, और उसके चलते उस अनक्लॉज के अंदर ये लिखा गया है कि जिस तरह से ये टेरिटोरियल वाटर्स का एक चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो इसमें जो सीमावर्ती राष्ट्र होंगे वो उसके प्रबंधन में नेविगेशन सेफ्टी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, फिशिंग को लेकर, कस्टम्स को लेकर अपने कानून बना सकते हैं। तो ईरान और ओमान में उसमें बातचीत हो रही है, उनका प्रबंधन वही करेंगे। तो क्या उसमें कोई फीस भी शामिल होगी या नहीं होगी? अब राष्ट्रपति ट्रंप खुद कुछ सप्ताह पहले कह चुके थे कि मैं ब्लॉकेड वापस लगाऊंगा और शिपिंग की सेफ्टी का मैं कुछ चार्ज करूंगा फी। तो जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं कह सकता? तो मुद्दे आगे से आगे मुझे लगता है कि और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में चुनावों को लेकर ये चिंता राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ज्यादा है, ईरानियन रिजीम का तो समर्थन जनता ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनको अपनी सत्ता में बने रहने की चिंता नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता में बने रहने की चिंता है। इसलिए वो ही दर्जनों बार कह रहे हैं कि बस डील आ ही गई अगले सप्ताह, अगले 2 दिन में। आज भी वो बात कर रहे हैं कि पैरामीटर्स और डील जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आसान सुलझाया जाएगा, कोई इसका निकलेगा नतीजा। केवल ये होगा कि आप और हम टेलीविजन पर इस पे बात करना बंद कर देंगे, कोई नया मुद्दा उछल के सामने आएगा, इराक में देखें, सीरिया में देखें, अफगानिस्तान में देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन से हट जाते हैं और नए मुद्दे आ जाते हैं। तो बात ईरान का भी वही हाल होगा। इस मुद्दे पे बातचीत तो करना हम लोग कब का बंद कर चुके होते। जैसे यूक्रेन रशिया के मुद्दे पे कोई बातचीत अब करता नहीं है, युद्ध जबकि वहां पे जारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में पड़ता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका असर सारे दुनिया में पड़ा है। इस वजह से हम लोग समय समय पे इसकी चिंता करते रहते हैं और कच्चा तेल तो ऊपर नीचे इसी हिसाब से होता भी है। नरेश कौशिक साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट इन्होंने कहा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कि ये इस पे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी कोई उपाय है नहीं, उनका टेन्योर खत्म होगा, वो चले जाएंगे, फिर नया रेजिम आएगा तो युद्ध अपने आप रुकेगा, बाकी कोई रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा है। आपका भी असेसमेंट यही है? देखिए, कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन जो असली बात की तरफ जिन्होंने ध्यान दिलाया है, प्रभु दयाल जी ने कहा कि ट्रंप फंस गए हैं। उन्होंने ये लड़ाई अपने आप नेतन्याहू के कहने से शुरू की और उनको लगता था कि ये बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, वो हुआ नहीं। उन्होंने कुछ इसके लिए तैयारी नहीं की, उनका कोई प्लान भी नहीं था। और लड़ाई के कुछ दिनों के बाद ही वो कहने लगे थे कि अब तो हम लड़ाई हमने जीत ली है। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि अब तो हम जो है ईरान बात करने को तैयार है और हम लड़ाई रोक रहे हैं। तो जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद में बीच बीच में वो कहते रहे कि अब हम हमला करने वाले, अब हमला करने वाले। वही पैटर्न वो बार बार दोहरा रहे हैं। वो कहते, वो बहुत बड़े धमकी देते हैं हमले की और उसके बाद उससे पीछे हट जाते हैं। और उसके लिए पहले वो पाकिस्तान को इसके लिए इस्तेमाल करते थे, कहते थे कि अब पाकिस्तान ने हमें दरखास्त किया है, पाकिस्तान ने हमें अनुरोध किया है, इसलिए हम अब हमला नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। अब इस बार उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब ने कहा और ईरान ने कहा, और जबकि सच बात यह है कि सऊदी अरब से तो जरूर ट्रंप की बात हुई है, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया है आज कि हमारी कोई बात नहीं हुई है। जो है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं ओमान के साथ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ओमान के साथ कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हम कोई बात नहीं कर रहे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने जो MOU जो किया था साइन ईरान के साथ में, उसके वो क्योंकि पीछे हट गए हैं। और उसके लिए भी मैं समझता हूं कि ईरान भी काफी जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो समझौता था वो ईरान के हक में था। उसके लिए कहा जाता था कि एक तरह से ट्रंप ने एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। इसके बाद भी ईरान ने अपनी मांगे और ज्यादा बढ़ाने लगी और उसके बाद में जो है ट्रंप ने कहा कि नहीं, अब इस समझौते को हम से पीछे हट रहे हैं। तो अब कल से ईरान ये कह रहा है कि देखिए, अब बातचीत अगर हम करेंगे तो पहले आप उसको रिवाइव कीजिए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर
वाला इशू जो है, परमाणु वाला इशू तो पीछे पड़ गया है। असली जो मुद्दा है किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जो टल जमरू मध्य है इसको खोला जाए, क्योंकि उसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है, उसका नुकसान गल्फ के जो देश है, खाड़ी के देश, उनको हो रहा है, और उसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि पिछले कई दिनों से तेल की कीमत काफी बढ़ रही थी, तो ट्रंप को, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा किया है, कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो वो कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ते हैं कि हम बातचीत करने वाले, अब लड़ाई हम नहीं करेंगे, तो तेल की कीमत अब उनके उस बयान के बाद से गिर गई है। ये बिल्कुल एक ऐसा पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। और ये जो स्वर्ण सिंह जी ने जो बात उठाई थी कि विश्वास, असल में सच बात ये है, ये विश्वास दोनों के बीच में नहीं है इस समय। जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी ने कहा और प्रभु दयाल जी ने भी ये बात कही थी कि असल में क्या है कि ये दोनों पक्ष जो हैं इस समय ऐसे ट्रंप फंस गए हैं, और ईरान का इसमें पलड़ा भारी है। ईरान बिल्कुल इससे आगे नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो समस्या है, जो ईरान के जो नेता परमाणु इशू पर बात करते थे और समझौता करते थे, उनको तो अमेरिका ने और इजराइल ने मार दिया है। आयतुल्लाह खमीनेई वो समझौता करने को तैयार थे। उनके जो बेटे, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, वो तो परमाणु हथियार बनाने के हक में, इस तरह का उन्होंने अभी संकेत दिया था। तो वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने की तो बात जो है, सिर्फ मुझे लगता है थ्योरेटिकल रह गई है। मुझे नहीं लगता कि ईरान इसको रोकने तैयार है। और एक हद तक मुझे लगता है कि ईरान जो है अपना जितना उसका वजन है उससे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो ये करने लगा है जैसे उसने हूथी से कह के सऊदी अरब पर अटैक कराया। तो अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, और इसका फायदा आप देखिए, आपने जिक्र किया था कि हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज पर हमला किया है, तो उससे ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये कभी भी कोई बड़ा विस्फोटक रूप ले सकती है, बावजूद इसके कि अमेरिका की जनता और अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान और उधर यूक्रेन, ये दोनों किसी तरह से इस अपनी अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उससे हमें लगता है कि पूरी दुनिया को उससे खतरा हो सकता है कि अगर ये ड्यूअल लड़ाई होती है, और उसमें जिस तरह से जहाजों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से भारतीय मूल के भारतीय जो सीफेरर जो मारे जा रहे हैं इसमें जा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। जो तेल की कीमत जो है कुछ देर कम होती है ट्रंप के बयान के बाद में, फिर लगता है कि कोई समझौता हो नहीं रहा। लेकिन तो ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज है कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ट्रंप बयान दे देते हैं और फिर तेल की कीमतें कम हो जाती है। सौरभ शुक्ला साहब, ये क्या जानबूझ के ये बयान दिए जाते हैं क्या कि तेल की कीमतें बढ़ती हों तो जाहिर तौर पे यूएस में भी इसका असर पड़ता होगा, इन्फ्लेशन पर असर पड़ता होगा? पहला सवाल तो ये। दूसरा कि वहाँ के लोगों का प्रेशर नहीं रहता है, वहाँ के सिपह सलाहकार जो उनके कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो लोग सजेशन नहीं देते हैं कि अब हो गया बहुत, अब युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाशिए, क्योंकि जनता परेशान है और फिर मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी? लक्ष्मण, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, पर पहले मैं एक चीज कहूं, जो एम्बेसडर प्रभु दयाल ने कहा, ये आपने बहुत बढ़िया एक पैनल यहाँ पर आज इकट्ठा किया है, और एम्बेसडर प्रभु दयाल को तो भारत सरकार को प्रवक्ता नियुक्त करना चाहिए। इतनी बढ़िया और पेचीदा मामले में वो बात करते हैं बढ़िया से, और सारे पैनलिस्ट। जो आपने बात कहा उस पर मैं आऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है, मैं इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता हूं, और व्हाइट हाउस का जो कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रुप में उसका मेंबर हूं, उनके अलावा वहां पर किसी की भी राय नहीं चलती है। जो उनके सबसे नजदीकी सलाहकार भी जो हैं, कई बार उनको भी ट्रूथ सोशल से पता चलता है कि राष्ट्रपति का मन क्या है। तो ये मैं बताऊं, खाली उनके मन में जो है, उनकी मन की बात कोई नहीं जानता। दूसरी बात जो है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो वो बात कहते हैं, उनके दिमाग में मिड टर्म्स जो पोल्स हैं,
क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के चाहे स्ट्रेटेजिस्ट हो, मेरी कई लोगों से बात हुई, उनके कई कैबिनेट मेंबर्स भी जो हैं, अभी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था जो दूसरा हुआ, मैं उसमें था वहां पर, और कई उनके कैबिनेट मेंबर्स से इनफॉर्मली बात हो रही थी। तो सब चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, पर एक एस्केप स्ट्रैटेजी जो है उसमें ये बहुत अहम है कि ऐसा सामने आए कि अमेरिका अपने टर्म्स पे ये जो लड़ाई है वो बंद कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि IRGC और जो ईरान है कोई भी शर्तें ना माने, नहीं तो जो आगे मिड टर्म्स होंगे, जो 100 से भी कम दिन रह गए हैं, उसमें वो भारी नुकसान हो सकता है। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको फायदा हो सकता है, और उससे राष्ट्रपति की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती है। हालांकि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो सेट है, उसमें कुछ नहीं होगा, जब तक दूसरे चुनाव नहीं होते वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। पर एक जो से कहते हैं कि कांग्रेस में अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है जिसका पूरा चुनाव होगा नवंबर में, अगर वो निकल जाता है उनके हाथ से तो काफी उनके लिए आगे परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एक तो वो रहे, दूसरी बात है कि इससे जो मार्केट सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, नहीं तो उस पर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं निचाल होता है, अगर नीचे चला जाता है, अगर लोगों को लगेगा कि ये वॉर कंटिन्यू करता रहेगा। पर सबसे बड़ी जो क्षति हो रही है वो पूरी दुनिया में हो रही है, भारत में बहुत क्षति हो रही है, क्योंकि देखिए जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कई आपके पैनलिस्ट ने भी बात कही और मैं अभी उस पर बात करना चाहूंगा, वो उसका भी बहुत क्रिटिकल रोल है, और अभी उस पर भी कोई डील जो है आगे नहीं आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम बिल्कुल इसको सिक्योर करेंगे, और वहां अमेरिकी सेना भी है, पर वो नहीं चाहते। उनके एक जो सलाहकार है उन्होंने कहा है कि अभी आप ईरान के साथ कॉन्फ्रंटेशन और मत करें, क्योंकि इससे और बात जो बैक चैनल में हो भी रही है वो बिगड़ जाएगी। तो ये काफी मुद्दा जिसे कहते हैं पेचीदा स्थिति में कहूंगा, और मुझे लगता है कि अभी जो संकट के बादल हैं वो अभी मंडराए रहे हैं, वो अभी हम उससे उभरे नहीं हैं। हम लोग अभी उससे उभरे नहीं है, जनता भी चाहती है, वहाँ के सिपह सलाहकार भी चाहते हैं। दूसरी जो चीज़ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात, कमर आगा साहब ने एनरिच यूरेनियम की बात की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कमर आगा साहब जब पिछली बार समझौता हुआ था कि ओमान और ईरान मिल करके कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालेंगे। फिर जो हम लोग समझ पाए वो ये कि ओमान के रास्ते से अमेरिका ने कोई एक रास्ता बना लिया जिससे बगैर ईरान से पूछे हुए तेल के जहाज आने जाने शुरू हो गए, तो इससे ईरान नाराज हो गया, तो फिर उसका बात आगे बढ़ गई, फिर नतीजा निकला कि सीज फायर टूट गया। अब ओमान किसके साथ रहेगा, ईरान के साथ रहेगा कि अमेरिका के साथ रहेगा? देखिए, ओमान बहुत छोटा देश है और ये लोग जो हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत निर्भर हैं, चाहे ओमान हो, सऊदी अरबिया हो या UAE, कतर, बहरीन, ये सभी देश अमेरिकन प्रोटेक्शन में आते हैं, जिसे कहना चाहिए। अमेरिका इनको इनकी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यह है कि ओमान चाहता तो यह है कि वो ईरान के साथ रहे, इसलिए कि उसका उसमें फ़ायदा है। दूसरी बात ये भी है कि उसने कई बार कहा, जब ओमान के वहाँ पे वो गए थे किंग, अमेरिका में बातचीत हुई वहाँ पे इस मुद्दे को लेके, लौट के आके उन्हीं ने फिर दोहराया कि नहीं, हम ईरान और जो है और ओमान मिल के सऊदी अरबिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे और उसमें थोड़ा सा लेवी भी चार्ज करेंगे। इस तरह की वो बात कई बार कह चुके हैं। ईरान के ऊपर जब अमेरिकन प्रेशर आता है तो वो अमेरिका वाली बात, और उन्हीं ने कोशिश ये भी की कि एक रीजनल सोल्यूशन बन जाए जिसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सभी देश और ये मिल के करेंगे और टोकन फीस ली जाएगी, उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उम्मीद ये है कि ये दोनों देश मिल के ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या टोकन फीस लगेगी या नहीं लगेगी, या लगेगी तो कितनी लगेगी, बहुत सी चीज़ें हैं। ये एक बार बातचीत शुरू होगी तो ये तो मसले तय होते होते बहुत समय लगेगा इनको सही होने का। लेकिन एक इन प्रिंसिपल स्टैंड लिया जा सकता है, जैसे पिछली दफ़े लिया गया था कि 60 दिन तक जो जितने भी जहाज़ हैं वहाँ से जाएंगे आएंगे, उनसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ये एरिया ये पीरियड बढ़ाया जा सकता है और लंबा किया जा सकता है, और इस पीरियड में वो फिर बातचीत की जा सकती है कि क्या होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि वन तरफा बात नहीं चलेगी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ है।
वो गए थे तेल के लिए, उन्हीं ने कहा था कि हम रिजीम बदलने जा रहे हैं, न तो रिजीम बदल पाए न, और बल्कि हुआ ये कि उस जो रिजीम बात करने पे राज़ी थी, जैसे कि अभी एम्बेसडर ने भी बताया और शुक्ला जी भी बात कर रहे थे और भी हमारे पैनलिस्ट ने, उसको हटा के और हार्ड लाइनर वहाँ पे आ गए। फिर तीसरी बात ये हुई कि ईरान बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर गया वहाँ अरब कंट्रीज़ के अंदर। और तीसरी एक चीज़ और भी हुई इस पूरे युद्ध में कि इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है उसको भी चैलेंज कर रखा है ईरान ने, जो अमेरिकन कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत से मसले आ गए हैं, तेल भी नहीं मिला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी हाथ से जाती भी जा रही है। तो ट्रम्प के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस तरह से क्या एग्जिट स्ट्रेटजी कुछ न होने की वजह से इस प्रॉब्लम में वो खुद फंस गए हैं। अब ये है कि अच्छा यूरोप उनकी साथ नहीं दे रहा कि यूरोप आए बीच में मध्यस्थता करे और एक जैसे पहले हुआ था 5+1, अब वो चाहते हैं कि खुद डायरेक्ट अमेरिका ईरान के बीच में हो। इससे पहले 5+1 थे, जर्मनी भी जुड़ा हुआ था, यूरोप भी जुड़ा हुआ था, तो काफ़ी प्रेशर था ईरान के ऊपर। ईरान इस समय ये लोग जो हैं एक रिवोल्यूशनरी लोग हैं, इनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है, इनको ये दे आर वेरी प्राउड। और ईरानियन वैसे भी अपने को आर्यन समझते हैं और बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता से के लोग हैं, कहते हैं कि हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है और ये आसानी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन ये है कि इनकी जो कोर टीम है उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी स्ट्रेटजी थी कि अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाओ और फिर उसके बाद इनसे कंसेशंस लो। कंसेशंस में वो चाहते हैं कि उन्हें वार रिपेरेशन यानी जो खर्चा हुआ नुकसान हुआ है उसका पैसा मिले, फ्रोजन एसेट्स जो उनके हैं यूरोप में और अमेरिका में। और आपसे पूछूं सर, 100 बिलियन से भी ज़्यादा के। एक चीज और पूछूं कमर आगा साहब कि इतना बर्बाद होने के बाद जाहिर तौर पे यूएस ने इतना हमला किया, इतने बम बरसाए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किए, इतना कुछ हमला करने के बावजूद ईरान सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा है कि हम तो बड़े ही राष्ट्रभक्त हैं, हमारी बहुत ही पुरानी विरासत रही है, डर नहीं है उनके अंदर? नहीं, देखिए बिल्कुल डर नहीं है। अब वो बात क्या कर रहे हैं, जब इन्हीं ने कहा कि हम ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे तो उन्हीं ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो हैं यूएई और बहरीन के अंदर जाके उनसे लड़ाई करेंगे, उनका जो कोस्टल एरिया है उसको कब्जा कर लेंगे और उस पर जाके करेंगे। एंड दे हैव कैपेबिलिटी, यूएई भी जानता है, बहरीन भी जानता है, इन दोनों के पास कोई नेवल फोर्स तो बहुत मामूली सी है, फोर्स है ही नहीं। और अमेरिका ने पिछली दफ़े भी नहीं प्रोटेक्ट किया था। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट आ गया कि जो कुवैत के अंदर अमेरिकन वहाँ पे मौजूद हैं हम उनको भी टारगेट करेंगे, वो कई बार कर चुके हैं और रिपोर्ट ये है कि वहाँ पे काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। जॉर्डन के अंदर भी उन्हीं ने अटैक किया, जॉर्डन ने भी कुछ नहीं किया। तो वो उनका देखिए ये है कि वो 40 साल से वो कहते हैं हमारे पास वो चल रहा है, सैंक्शंस हैं और हमारे ऊपर हर तरह की प्रतिबंध लगे हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग से हम बाहर हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास इतना तेल, इतना गैस, गोल्ड, कॉपर, आयरन और हर चीज़ मौजूद है, उसके बाद भी हम लोग नहीं। और एक बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं हम लोग, फिर भी हमारे साथ ये, हमने किसी मुल्क पे पहले अटैक नहीं किया था इससे पहले इस युद्ध से। तो अब वो ये चाहते हैं कि सैंक्शन हर हालत में हटे, उनकी मेन डिमांड जो है वो सैंक्शन है और फिर ये उनके फ्रोजन एसेट है ताकि वो रिकन्स्ट्रक्शन का काम करें। इसी के सैंक्शन के दौरान उन्हीं ने अपने जो रिकन्स्ट्रक्शन वहाँ पे जो किया था, वहाँ के ऊपर सद्दाम हुसैन की वार में 8 साल वार लड़ी इन लोगों ने और तब भी सरेंडर नहीं किया। उस समय तो सेना भी नहीं थी इनकी, क्योंकि जो सेना थी वो शाह ईरान वाली थी। इन्हीं ने आते ही इमाम खुमैनी ने उसको डिज़ोल्व कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये लड़ते रहे और 8 साल तक लड़े और उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, उसको रीबिल्ड किया उन्हीं ने। यूरोपियन स्टैंडर्ड का, मैं अभी गया था देख के आया, मुझे तो बड़ी ताज्जुब हो रहा था, यूरोपियन स्टैंडर्ड का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उनके यहाँ हर तरह के इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, उन पर काफ़ी काम हो रहा है, मेडिकल साइंसेज में वो काफ़ी हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो डिफेंस सेक्टर में उन्हीं ने जिस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स और बहुत सी चीज़ें जो डेवलप की हैं वो रिमार्केबल हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट भी बनता हुआ उनको दिख रहा है। तो इस तरह से वो उनको लगता है कि भाई सैंक्शन सब हटने चाहिए और मैं समझता हूँ अगर सैंक्शन हटेंगे तो ये रिजीम काफ़ी लिबरल हो जाएगी ईरान के अंदर। फिर ईरानी जनता जो है, इनको जब तक
तक ये हार्ड लाइनर हैं, टॉलरेट कर रही। ईरानी एक जनता का सेक्शन चाहता है कि ये रिजीम जाए, मगर वो ये नहीं चाहता कि ये रिजीम जाए और प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाए जैसे पहले हो गया था रजा शाह की। अगर अमेरिका ने जिस तरह बात की थी कि उनके लड़के को ला के बिठाएंगे, तो वो संकेत से और डर गए हैं, जिसने और ज़्यादा इन लोग को यूनाइट कर दिया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ईरान की, ईरान है वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ईरान बातचीत करेगा, बहुत सी चीज़ें उसने। हाँ, एम्बेसडर दयाल साहब, जैसा कभी कमर आगा साहब कह रहे थे कि ईरान बिल्कुल नहीं डरेगा, ईरान बहुत आगे प्रगति कर रहा था और वो चाहेगा कि हमें कंपनसेशन दीजिए तभी हम पीछे हटेंगे, वरना हम लड़ते रहेंगे और डर नाम की चीज़ है नहीं। दूसरी तरफ ट्रंप साहब को लगता है कि अब तो हमें युद्ध से निकलना होगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि ट्रंप ईरान की हर बातों को मान लेंगे? जी नहीं, ट्रंप साहब ईरान की हर बात को नहीं मानेंगे और ना ही ईरान मानेगा अमेरिका की हर बात को। तो इस वजह से ये बड़ा पेचीदा का मामला है और फंसा हुआ है। अब देखिए, ट्रंप साहब ने कुछ बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, ओमान, उन्होंने ट्रंप साहब से रिक्वेस्ट की कि आप ये जंग रुकवाइए। ये बात सही, ये कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि जो ये जंग चलती रहे, उनको बहुत नुकसान हो रहा है और वो बहुत इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है, और अगर ईरान के साथ तनाव चलता रहेगा तो उनका बहुत इसमें घाटा है, बहुत नुकसान है। वो नहीं चाहते कि बेवजह की लड़ाई, बेफजूल की लड़ाई ये जो है ये चलती है। ट्रंप साहब ने ये कहा कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो। ईरान ने कह दिया है दीज आर न्यू लाइफ, झूठ है, हमने कोई नहीं रिक्वेस्ट की बातचीत की। ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि मंडे को बातचीत होगी, ईरान ने कह दिया है कोई बातचीत, ना डायरेक्ट ना मीडिएटर से। तो ऐसी हालत में हम ये कैसे समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब ईरान की बातें मान लेंगे या ईरान ट्रंप साहब की? मामला बिल्कुल फंसा हुआ है। किस तरह से इससे बाहर निकला जाए, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या। अब एक चीज़ बताइए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि अब अगर कोई समझौता होता है तो क्या वही 14 पॉइंट समझौता रहेगा जो पहले सीज फायर में हुआ था, या फिर आपको लगता है उसमें बदलाव करना होगा? देखिए, जिस तरह से ईरान लगातार अपना आक्रामक रुख बनाए हुए है, तो ईरान की कोशिश तो होगी कि कुछ और कंसेशंस। आप ये देखें कि ईरान इसलिए भी अड़ा हुआ है इसके आगे, वो उसका एक ही उद्देश्य है कि अमेरिका या इजराइल जब मन हुआ वो हमला कर रहे हैं, इसको वो हटाना चाहता है। पहले जून में 12 दिन का युद्ध हुआ पिछले साल, अब फरवरी के अंत में फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो ईरान यही कहता है कि ये युद्ध जो है वो एक तरह से आखिरी युद्ध होना चाहिए, इसके बाद ऐसा इसके तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश है कि इसके बाद अमेरिका या इजराइल फिर जब चाहे हमला ना कर पाए ईरान के ऊपर। और सबसे बड़ा मुझे लगता है सफलता जो ईरान को मिली है वो ये कि इजराइल और अमेरिका में, खासकर नेतन्याहू में और राष्ट्रपति ट्रंप में आपस में ही काफी हद तक खटास बन चुकी है। नेतन्याहू उनकी बात नहीं मान रहे, जबकि नेतन्याहू के कहने से वो युद्ध में आए थे, ऐसा माना जाता है आज। तो सबसे बड़ी तो ये टकरार जो नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप में आई है, वो ईरान का मुझे लगता है सबसे बड़ा एक तरह से सफलता उसको माना जा सकता है। पर यहाँ तक ये एमओयू का नया कोई ड्राफ्ट आ सकता है। अब देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कल को मान ले आप सुने उनको कहते हैं कि मुज्तबा खमेनी के लिए वो कहें आई फेल इन लव विद हिम। आपको याद होगा ये इसी तरह की भाषा वो पहले कार्यकाल में किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के हैं उनके बारे में वो कहते थे कि मैं इतना बड़ा हमला करूंगा, फायर एंड फ्यूरी दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर। ये उनकी भाषा में कोट कर रहा हूं। फिर वो 3 बार उनसे मिलने गए, सिंगापुर में कहा 30 सेकंड में प्यार हो गया हम लोगों को। आज क्या है, वो किम जोंग उन जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के पिछले साल 80वीं 80th एनिवर्सरी मना रहे थे दूसरे युद्ध की, उन्होंने 19 देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उसमें किम जोंग उन और राष्ट्रपति जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन उनके दोनों तरफ एक चल रहे थे। उसके अलावा किम जोंग उन 20,000 सैनिक भेजते हैं
यूक्रेन में लड़ने के लिए, जो अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। तो ये चीजें किस तरफ ले जा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, कोई कुछ नहीं कह सकता। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि मैं तेहरान यात्रा पे जा रहा हूँ, सीधा मैं अपनी बात करूंगा खवानई के साथ, और कुछ भी हो सकता है। पर क्या ये सब चीजें जो टकराव है उसको खत्म करेंगी, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर लीपापोती की जा सकती है। आप कह सकते हैं जैसे अमेरिका तो पिछले 100 साल में यहाँ भी युद्ध करने गया है, वहां से वो कहते हैं हम जीत कर ही निकले हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है। कहीं भी देख लें आप, विनाश जहां किया है, अस्थिरता यहाँ बनाई है, वहां कोई लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ किसी भी देश में। तो ये कहने को लीपापोती करके इसको मान सकते हैं, उनका मन एक दिन बन गया तो कहेंगे हाँ युद्ध विराम खत्म हुआ, शांति व्यवस्था बना ली गई, हम जीत गए हैं, ईरान ने ये वायदे कर दिए हैं, ईरान फिर कहेगा ये सब वायदे नहीं, वगैरह वगैरह। तो कुछ कहने को चीजें बदल सकती हैं, पर जो टकराव आपस में है ईरान का अमेरिका के साथ, वो अकेला देश है आज खाड़ी के क्षेत्र में जो दोस्त, जब मुझे आप कहने दें तो पिछलग्गू नहीं है अमेरिका का, बाकी सब देश उनके दोस्त हैं। इजराइल सबसे बड़ा दोस्त है, वहां टकराव आया है। तो ईरान अपने आप में अपनी जो लड़ाई को, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, अमेरिका के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, इसलिए उनकी रणनीति, उनका रुझान अलग है। वो कितना खामियाजा भुगतने को तैयार हैं इस युद्ध में, वो सीमाएं बिल्कुल अलग हैं ईरान की और अमेरिका की। इसलिए मुझे इसका कोई भी आसान सॉल्यूशन, इसका सुलझान नजर नहीं आता है। हाँ, या तो मैं कहता हूँ सेनाएं थक जाएंगी, लड़ना कम कर देंगी, जैसे रूस का युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन में, अब आप उतना ज्यादा नहीं देखते कि विनाश हो रहा है जितना शुरू में हुआ था। हालांकि कभी कभी बीच में हमले होते रहते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ ना कुछ यहाँ भी होता रहेगा। एक दिन धीरे धीरे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई दूसरा बड़ा मुद्दा सामने आएगा, टेलीविजन सब उस तरफ ध्यान देंगे और ये हाशिए से हट जाएगा एक तरह से, और ईरान का नेतृत्व बना रहेगा। युद्ध समाप्त होने पर जनता का आक्रोश अपने नेतृत्व की तरफ फिर बढ़ेगा, फिर देखेंगे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे अपने ईरान के अंदर के नेतृत्व जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। अस्थिरता बनी रहेगी लंबे समय तक, मुझे ये लगता है, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे और उनका कार्यकाल समाप्त होगा, वो घर जाएंगे। बिल्कुल। इसमें एक सवाल छोटा सा ले लूँ मैं नरेश कौशिक साहब आपसे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। आपके हिसाब से सीज फायर 1 जो टूट चुका है, उसके समझौते के शर्तें, और जो अब जो बातचीत कर रहे हैं ट्रंप, उसके समझौते की शर्तें, दोनों में क्या अंतर होना चाहिए ताकि दूसरा समझौता ज्यादा टिकाऊ हो? ईरान तो और रियायतें चाहता है और कंसेशंस चाहता है, क्योंकि जो पिछला समझौता तो जो एमओयू जो साइन किया था जून में, वो पहले ही ईरान के पक्ष में बताया गया था और अमेरिका के अंदर उसकी काफी आलोचना हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने भी उसकी आलोचना की थी। तो ईरान तो और ज्यादा जो है कंसेशंस चाहता है, लेकिन ट्रंप को एक फेस सेविंग फॉर्मूला चाहिए जिससे वो इस लड़ाई से निकल सके। वो फेस सेविंग फॉर्मूला अभी ईरान देना नहीं चाहता, और उसके पीछे अकेला ईरान नहीं है, हमें चीन और रूस को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ये खबर आई है कि चीन वहां पर एक कुछ और मिसाइल भेज रहा है। इसके अलावा रूस जो है अपना जो सैटेलाइट के जरिए जो बता रहा है, जिसके को लेकर ईरान जो जिस तरह से निशाने उसके चूकते नहीं है, यहां तक कि जो है जॉर्डन में अमेरिका के जो कि काफी दूर है जॉर्डन ईरान से, वहां भी निशाने पर उसने 3 सैनिक अमेरिका के मार दिए और बहुत कई हमले किए हैं। तो हो ये रहा है कि अमेरिका को पहली बार एक ऐसा ह्यूमिलिएशन हो रहा है जो पिछले लड़ाइयों में उसे नहीं हुआ था। यानी पहली बार एक ईरान एक जैसा देश जो कि अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर देश है, वो अमेरिका के लोगों पर, अमेरिका के सैनिकों पर हमले कर रहा है। इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन जो है ट्रंप के लिए नहीं हो सकता था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है, कम से कम जब तक मध्यावधि चुनाव है अमेरिका में और इजराइल में जो अक्टूबर में जो आम चुनाव है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ईरान इसको आगे बढ़ाएगा। ईरान को ऐसा लगता है कि खून मुंह लग गया है, उनको लगता है कि अमेरिका को और कमजोर किया जा सकता है,
और उनको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। और अमेरिका के पास में क्योंकि हथियारों की जो मिसाइल की कमी हो रही है, आधे से ज्यादा मिसाइल उनके खत्म हो चुके हैं, और मिसाइल रोकने वाले जो एंटी मिसाइल सिस्टम हैं वो खत्म हो गए हैं, जो कि कई कई मिलियन के आते हैं। और जो अमेरिका जो इनके जो मिसाइल जो और जो ड्रोन हैं वो 10-15 हजार के बनते हैं, और वो बहुत जल्दी उनको बना लेते हैं। अमेरिका के बनने में कई साल लगते हैं। तो ईरान चाहता है, और चीन और रूस भी चाहते हैं कि अभी अमेरिका की जो ताकत है, मिलिट्री जो उसकी जो फौज है, उसकी जो क्षमता है और क्षीण हो और कमजोर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ महीने आपने तक बड़ा हमें गंभीर ऐसा ही हाँ, आपने बड़ी गंभीर बात कही कि जिस तरीके से ड्रोन से हमले किए गए तो अमेरिका की सैन्य शक्ति को काफ़ी कमज़ोर किया है। लेकिन पता नहीं अमेरिका के बारे में हम लोगों के अंदर जो छवि है, बड़ा ही ताकतवर देश है, उसके पास असीमित रक्षा के हथियार हैं। अब पता नहीं इन ड्रोनों से कितना कमज़ोर हुआ है, ये तो ज़्यादा अच्छा सौरभ शुक्ला जी बताएंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि अमेरिका ईरान के साथ जिस बातचीत का दावा कर रहे हैं वो बातचीत स्थायी हो, ये हर कोई चाहता है, लेकिन बातचीत स्थायी कैसे होगा ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। सौरभ शुक्ला साहब, जब इस पर चर्चा हो रही थी तो नरेश कौशिक जी ने कहा कि दरअसल ईरान चाहता है और कितना हम कमज़ोर कर दें अमेरिका को। वाकई अमेरिका कमज़ोर हो गया है क्या सैन्य शक्ति के हिसाब से? देखिए, लड़ाई में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है, ये तो बात साफ है। पर अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका जो है हार गया है। मनोबल की जरूर क्षति हुई है, और ये सब जो ईरान जिस तरह से कर रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका भी अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है उससे उसको चेंज करेगा। पर जिसे कहते हैं कि हर पक्ष में गिलास पूरा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये तो जिसे कहते हैं वो एक आयाम लोग अपनी अपनी समझ की बात है। पर मुझे लगता है कि ये बात जरूर है कि अमेरिका को अपनी रणनीति को दूसरी तरह से जिसे कहते हैं चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ऑल्सो क्योंकि एक देखिए कि एक राष्ट्रपति ट्रंप की जो है उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो ग्राउंड जो हमले हैं उसको करने के लिए काफी ज्यादा एक तो जिसे कहते हैं पूरी पॉलिटिकल विल की जरूरत है। दूसरी बात, उनको पता है कि जो जमीनी हकीकत है उसमें चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, उसका हाथ हो, उनके अपने एडवाइजर्स की राय हो, उसकी वजह से वो वहां नहीं कर सकते, जो कि अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि ईरान ऐसा देश नहीं है कि आप जाके हवाई हमले से खाली उसको उस पर जीत हासिल कर पाए। पर एक बात जरूर है कि अमेरिका जो है अभी भी विश्व की सबसे बड़ी जिससे कहते हैं सैन्य शक्ति है, चाहे वो ईरान के साथ लड़ाई कर रहा हो, चाहे कहीं और वो कर रहा हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि पैनल में उस बात से कोई डिस्कस करेगा। एक बात मैं आपके दर्शकों एक चीज और एक बात जरूर कहूंगा, भारत के लिए कि आपके दर्शक सारे देख रहे हैं, हमारे ऊपर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी समझदारी से अपने रणनीति जो ईरान के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। पर मुझे लगता है हमें एक अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को गठन करके इस पर बहुत ज्यादा पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। संकट के बाद रही मंडरा रहे हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछा था डिफेंस क्षमता को लेकर के, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो युद्ध शुरू होने के कुछ एक दिन बाद ही मुझे याद है ट्रंप ने कहा था कि 80% एयरफोर्स ख़त्म हो गया, 90% नेवी ख़त्म हो गई है, मतलब ईरान के पास अब कुछ रहा नहीं। लेकिन जिस तरीके से ईरान अभी भी मोर्चे पर डटा हुआ, लगता है कि अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। मिस्टर दयाल, ईरान को का कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को। मतलब ट्रंप साहब मिसकैलकुलेट कर रहे हैं ईरान के बारे में। हाँ, ईरान को शायद उन्होंने ज्यादा कमजोर समझा, ईरान की मिलिट्री और फाइटिंग कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं अकेले नहीं, ये तो सब दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं। देखिए, इसमें इजराइल का बड़ा रोल है। इजराइल ने ट्रंप साहब को इस युद्ध में डाला। किस तरह से डाला, क्या समझाया है? शायद उन्होंने ये कहा कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी
बहुत गंभीर होती जा रही है, ये खतरा बनती जा रही है और इसको खत्म करना जरूरी है। अब ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो खत्म नहीं हुई और ये लगता है कि अब ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट के रास्ते पर और आगे जाएगा और इज़राइल ने अगर सोचा था कि उसके लिए ये न्यूक्लियर डेंजर खत्म हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि अब ईरान भी डट जाएगा कि हमको तो न्यूक्लियर वेपन बनाना है, क्योंकि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है। उसने ये देख लिया है कि उस पे बहुत बड़ा संकट मंडराता आया है और ऐसे संकट से निपटने के लिए उसके पास कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए जो कि युद्ध को रोक सके, डिटरेंट कैपेबिलिटी। अब आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आजकल सबसे ज्यादा ध्यान चल रहा है कि कैसे ये खुले। क्यों? क्योंकि इससे दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को और गल्फ कंट्रीज को खास तौर पे। तो पहले तो ये कोई मुद्दा था ही नहीं, ये तो इस लड़ाई की वजह से ये मुद्दा खड़ा हो गया है, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कभी कोई रुकावट थी। अब क्योंकि ईरान जो है वो जानता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं, दिस इज द ओनली वेपन, तो वो अपनी ही शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा और इन शर्तों में जैसे उसने साफ कर दिया है ये होगा कि ओमान की तरफ से एक रूट जाएगा और एक ईरान के कोस्ट के पास से, मतलब एक तरफ जो ईरान के कोस्ट से जाएगा वो ईरान उस पर टोल लेगा। ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि ईरान के कुछ फाइनेंशियल मोटिव्स हैं, क्योंकि उसको पैसे चाहिए भाई, उसको इतना नुकसान झेलना पड़ा है, वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेगा। अब जहां तक ये मुद्दा है कि क्या अमेरिका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर सकता है, ये तो अमेरिका ने खुद कह दिया है दैट बिना ग्राउंड फोर्सेस को भेजे ये ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। और फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या जो है अमेरिका ग्राउंड समय कम, इसलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूँ सर। दरअसल एक सवाल ये है जो कि आप सब लोग ने एक ही बात कही कि अब जो नए दूसरे दौर की जो बातचीत होगी उसमें ईरान चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा और कंसेशन लेना यूएस से। उसकी गुंजाइश कितनी है, कहाँ पे गुंजाइश है, कंसेशन दे सकता है? छोटे छोटे जवाब रखिएगा। नरेश कौशिक साहब पहले आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ये चाहता है कि उस पर सैंक्शंस हटें और क्योंकि उसका पलड़ा भारी है उसको ये लगता है कि वो अमेरिका पर, खासकर ट्रंप पर ये दबाव डाल सकता है कि वो और सैंक्शंस हटाए। और वो सैंक्शंस जो है मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन जो एमओयू जो साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो उसमें और ज्यादा वो दरअसल चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका एक तरह से वैधानिक हक हो जाए, जो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है उसको देना। लेकिन कहीं ना कहीं समझौता इसी पर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर मामले पर ईरान अभी झुकने को तैयार है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये सैंक्शन हटाने की बात तो उसमें भी की गई थी, पहले के 14 पॉइंट में भी सैंक्शन हटाने की बात की गई थी, लेकिन फिर से सैंक्शन लगा दिया। देखिए, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी तेहरान के लिए वो रिकंस्ट्रक्शन की होगी और उसके लिए उनको फॉरेन करेंसी चाहिए। आपको याद होगा 8 अप्रैल को जब ये युद्ध विराम की बात शुरू हुई थी तभी से ओमान ने तो कुछ हद तक अनफ्रीज कर भी दिया था, $3 बिलियन या फिर शायद $10 बिलियन। इस एमओयू में ही कहा गया था $300 बिलियन का निवेश रिकंस्ट्रक्शन में होगा। उन्होंने तब कहा था कि हमारे जो खाड़ी के साथी देश हैं वो करेंगे, हालांकि किसी देश ने कहा नहीं कि हम उसमें शामिल हैं या नहीं है। तो ईरान की पहली कोशिश ये होगी कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन के लिए वित्त मुहैया कराया जाए, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फील लगाने की बात हो, एसेट्स जो फ्रोजन है उनको अनफ्रीज करने की बात हो, रिकंस्ट्रक्शन में कहीं से निवेश लाने की बात हो, वो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ईरान के लिए। उसके लिए वो कुछ हद तक मुझे लगता है कि कंसेशन है, मान सकता है कि 5 साल हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, पर उससे उसकी जो क्षमता है बम बनाने की वो थोड़ी ना कम होगी। तो उस तरह की कंसेशन ईरान देगा, इसलिए कि विराम इस तरह से हो कि सैंक्शंस भी कुछ हद तक ढीली हो या उठ जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो वित्त किस तरह से और मुहैया कराया जाए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ये सबसे पहला ध्यान होगा तेहरान का।
और वो सौरभ शुक्ला उसका जी। इशारा भी राष्ट्रपति ट्रंप कर चुके हैं। सौरभ शुक्ला जी, ये फाइनेंस कैसे मिले, पैसे कैसे मिले ताकि हम रिकंस्ट्रक्शन कर सके, ये एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। अमेरिका इसके लिए कितना तैयार होगा? इसमें अमेरिका को तो बहुत कुछ जाएगा नहीं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप तो एक बिल्डर है। जो बिल्डर उनका माइंडसेट है वो तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगर ईरान शर्तों पे मान जाएगा, खासतौर से जो न्यूक्लियर इशू है उस पे अगर रजामंदी हो जाए तो और सैंक्शंस हटाने को भी तैयार है। और इससे जैसे जफर आगा साहब भी कह रहे थे कि ईरान को भी जरूरत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल उसको काफी नुकसान हुआ है और इकोनॉमिकली तो ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ईरान की वो है राजनयिक, वो भी कहते हैं कि उनके पक्ष में भी है, वो भी चाहते हैं कि किसी तरह डील हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रहे, क्योंकि उनका नुकसान तो काफी हुआ है और अगर सैंक्शन हटेंगे तो ईरान भी जानता है कि उनको इससे फायदा ही होगा। कमर आगा साहब, देखिए, वो बहुत अच्छी बात कही अभी। ईरान चाहेगा कि एक दिन भी ये युद्ध आगे ना बढ़े, उसके लिए तो बहुत नुकसान की बात है। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इमीडिएट बातचीत से मसले हल किए जा सकते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना और कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। कुछ समय लग सकता है, 2 महीना 3 महीना के फ्री मूवमेंट होगा। उस पर बाकी चीज़ें टेक्निकल कमेटीज़ में जाई जा सकती हैं, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं सॉल्व होंगी। जैसे कि यूरेनियम का इशू है, इनरिचमेंट का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी मसला मैं समझता हूँ टेक्निकल कमेटी में रिफ़र कर दिया जाएगा, जो कि लंबे समय तक बातचीत होती रहेगी उसके अंदर। लेकिन ये कि जो टॉप प्रायोरिटी है, ईरान वो चाहेगा कि सैंक्शन हटें, उसको फ्रोज़न एसेट उनको वापस मिले और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा तय हुआ था MOU में वो कम से कम मिले। अरब उसको देने को तैयार होंगे। मैं समझता हूँ अरबों को कोई आपत्ति नहीं होगी। वो चाहेंगे कि जल्दी से युद्ध रुके, उनका तेल बिके। उनके सबके बजट कोलैप्स होते चले जा रहे हैं और उनकी वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सब लोग इस बात पे सहमत है कि सब लोग इस बात पे सहमत है कि बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसको पा करके हम लोग समझौता कर सकते हैं दोनों पक्ष। अब ये कि समझौते के टेबल पे दोनों जल्दी से बैठ जाएं, ये ना कि एक पक्ष कहे कि समझौता करने को तैयार है, दूसरा कहने हम तो बातचीत कर ही रहे हैं। वो थोड़ा सा एक अड़ियल रवैया जो उसको छोड़ना पड़ेगा और समझौता करने का रास्ते बहुत ही आसान है, जैसे हमारे बाकी मेहमानों ने कहा। आप सही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे CNBC आवाज़। नमस्कार।